ये वीडियो आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन फिजिक्स की हो जाएगी, तो हेडफोन जरूर यूज करें पार्टी के लिए। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, मुझे बंदे ने बुलाया नींदे चाले पाछो नींदे चाले तू ठुमक ठुमक आए नींदे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां में हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को। तो ये बेस्ट वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए रहेगा, जहां पे आप लोग को कम टाइम के अंदर सारे टॉपिक को डिटेल में मैं कवर अप करवाऊंगा। तो याद रखिए, जो वीडियो है 2023-2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक के देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरे वीडियो को देखने के बाद यार प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोग को और क्या कंटेंट चाहिए। बाकी आप लोग के काफी सारे कमेंट आते रहते हैं कि भैया यार एग्जाम करीब आने वाले हैं, बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, हमें प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए कोई प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर तो एडवाइस कर दो। और काफी दिन से तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो क्वेश्चन बैंक के बारे में तो मैंने बता दिया था आप लोग को। आज मैं बताने वाला हूं कि मार्केट में आया एक तगड़ा सा सैंपल पेपर, जो है ओसवाल गुरुकुल का। तो वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर आप लोग के लिए आया है, जो एकदम कम दाम में तगड़ा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर ढेर सारे सैंपल पेपर है, जिसमें आप लोग को मैक्सिमम सॉल्व सैंपल पेपर है और कुछ अनसॉल्व है, जो आप लोग घर बैठे सेल्फ प्रैक्टिस कर सको। तो वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर रहेगा बोर्ड्स 2023-2024 के लिए। जल्दी से जाएं, इसको परचेज करें, वैसे ही कम दाम का है। और डिस्क्रिप्शन में जो अमेजॉन की लिंक दिया वहां से जाके परचेज कर लोगे तो और कम दाम में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो और अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। इन सब के अलावा दोस्तों, आप लोग को सारी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइक एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज के लिए, रिवीजन सीरीज, प्रीमियम नोट्स, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखने को मिल रही है। जाइए और ज्वाइन करिए और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट और एक मजेदार सा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। फटाक से इसको कवर अप करते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को देखने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं बेसिक वे में कि यार हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ से डिलीटेड है। अगर आप लोग अलग अलग यूट्यूब के वीडियोस देखोगे तो उसमें काफी सारी चीजें आप लोग को गलत पढ़ाई जा रही है, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को एकदम स्ट्रिक्ट टू फॉलो अप रख सके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट के बारे में समझेंगे। लेंज लॉ समझने वाले, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में समझने वाले। एडी करंट अगर आप सोच रहे हो तो वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन में बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या चीज होता है बेसिक फॉर्म में। क्लियर दोस्त? जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, पुराने चैप्टर्स को आप लोगों ने पढ़े होंगे, चैप्टर 1, 2, तो वहां पे आप लोगों ने कथा कहानी देखे होंगे कि यार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ये हमें पता है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यार एक साइंटिस्ट थे, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। उन्होंने सोचा यार क्या यार भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सकती है? तो उसके ऊपर ये स्टडी कर रहे थे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाए। फराडे भैया ने सोचे कि अगर यार भाई ये क्या चल रहा है, तो फराडे ने थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करी, और बाद में उनको ये चीज समझ में आई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो। चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदल रही है, या मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। तो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग को समझ में आया। तो याद रखिएगा, जो भी आप लोग चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस करते हो, उसे ही कहते हैं इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस पूरे के पूरे फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि वर्क करता है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा। ईएमआई के फिनोमेना को दिए गए थे माइकल फराडे भैया ने 1831 के अराउंड। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि यार फराडे भैया ने कुछ ना कुछ तो पता किए होंगे ना, ऐसे कैसे यार कर लिए कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो फराडे ने एक्चुअल में अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, और फराडे के लगभग 3 एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करे, देखो यार बेसिक सबसे पहली बार जो करा गया होगा उसमें क्या करे होंगे, उन्होंने बेसिक से एक कॉइल लिए होंगे जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर
इसलिए कनेक्ट किया गया है पता लगाने के लिए कि क्या उसमें करंट दौड़ रहा है कि नहीं। तो यार बेसिकली फराडे ने स्टार्टिंग में क्या करे होंगे कि कॉइल लिए होंगे, उसके बाजू में बार मैग्नेट को ऐसे ही रख दिए होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि यार इसकी वजह से करंट दौड़ जाएगा। लेकिन अभी मैंने कहा चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ना कि एक स्टेशनरी मैग्नेट जो रखा है जिसकी वजह से सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। तो वो चीज तो फेल हो गई थी। तो फराडे भैया ने फिर एक्सपेरिमेंट दिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करे, एक्चुअल में उन्होंने करंट को प्रोड्यूस करे थे बाय मैग्नेट। अभी किस तरीके से करंट को मैग्नेट के थ्रू यहां पे प्रोड्यूस किया गया, बेसिकली उन्होंने क्या करे, इस तरीके की एक कॉइल लिए जिसको गैल्वेनोमीटर से यहां कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर दोस्त। और उन्होंने करे क्या, देखो ध्यान से समझना। अरे भाई भाई भाई, तो देखो उन्होंने क्या करे, बेसिकली जो कॉइल है, समझ लो ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है। क्लियर दोस्त। उन्होंने क्या करे, बार मैग्नेट को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इस वजह से क्या हुआ, बार 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 मैग्नेट आगे पीछे हो रहा है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड बार 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 यार आगे पीछे हो रही है। इस वजह से इस स्पेसिफिक कॉइल के अंदर करंट दौड़ने लग गया। और करंट कुछ यूं दौड़ रहा था कि जब कॉइल को करीब ले जा रहे थे तो करंट का कोई एक डायरेक्शन था, और जब दूर ले जा रहे थे तो करंट का दूसरा डायरेक्शन था। अब आप कहोगे कि भैया ठीक है, ये हमारा जो बार मैग्नेट है आगे पीछे हो रहा है, बट अगर वो बार मैग्नेट स्टेशनरी में ला दे तो क्या कॉइल में करंट दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा किसी भी डायरेक्शन पे। ये चीज आपको याद रखना है। तो फराडे भैया के इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब कॉइल को करीब लेकर गए तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट का कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब आप बोलोगे भैया कौन सा डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज? अभी इससे आप लोग थोड़ा सा परेशान ना हो, इस चीज को आप भूल जाओ। बस इतना दिमाग में रखो कि यार जब बार मैग्नेट को करीब लेकर गया तो करंट का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन था, और जैसे ही बार मैग्नेट को दूर लेकर गया तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया था उस कॉइल के अंदर, और ये मूवमेंट कंटिन्यूअस हो रहा था। जैसे आप आगे पीछे हो रहे हो तो कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऐसे बार बार बदल रहा है करंट का। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि भाई चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्चुअल में हम लोग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आई कि हम लोग स्टेशनरी बार मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड करके करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें बार बार चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा, तभी उसके अंदर करंट दौड़ेगा। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरेटिकल पॉइंट में। अगर आप चाहो तो उसको पॉज करके रीड कर सकते हो। अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें फराडे भैया ने क्या करे, इस बार ना उन्होंने बार मैग्नेट को यूज नहीं किया। देखो जैसे यहाँ पे बार मैग्नेट था ना, बार मैग्नेट को रिप्लेस करके उन्होंने क्या करे, एक करंट कैरिंग कॉइल को लेकर आए। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कॉइल के अंदर करंट दौड़ाते हो तो एक्चुअल में मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। किस टाइप का मैग्नेट भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो बिहेव करती है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बैटरी की वजह से चल रहा है। क्लियर दोस्त। तो उन्होंने क्या करे, पहले उन्होंने बार मैग्नेट यूज करे थे, जो एक ओरिजिनल मैग्नेट था, उसकी जगह उन्होंने सोचा कि काम करता हूं आर्टिफिशियल मैग्नेट को यूज करके देखता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो उन्होंने क्या करे, एक ऐसी कॉइल लिए जिसको उन्होंने, एक गलती हो गई यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको सही कर देता हूं। तो यहाँ पे चीज सही हो गई। तो जैसे कि उन्होंने करे क्या, बेसिकली बार मैग्नेट के रिप्लेसमेंट में उन्होंने एक ऐसी कॉइल को यूज करे जिसको उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आप दिमाग लगाना, जैसे आप बैटरी ऑन करोगे तो उसके अंदर करंट जाएगा, हाँ है ना, वायर से करंट। और ये आप लोग को दिख रहा है किस्म से सोलेनॉइड या करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यार देखो ये भी क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह ही दिखने लग गया, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो एक्चुअल में बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है। समझ में आया? तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को आगे पीछे किया था, तो कॉइल क्या है, इस बार यहां पे कॉइल को स्टेशनरी रखा गया है। इस बार इन्होंने ये वाली जो नई वाली कॉइल है यहाँ पे जो यूज हुई है, कॉइल नंबर सेकंड, इसको उन्होंने बार मैग्नेट को जैसे आगे पीछे करके चेक किया गया था ना, सेम यहाँ पे भी किया गया। हुआ ये कि जब कॉइल करीब आई तो करंट का एक डायरेक्शन, जैसी कॉइल दूर गई तो दूसरा डायरेक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट इसमें दौड़ रहा है, और करंट दौड़ने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है जो कि बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि इसको ले लो या बार मैग्नेट को ले लो, बात तो एक ही निकल के आ गई। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, यहां पे हम लोगों ने करंट को प्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ करंट। तो अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीज समझ में आया कि रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अगर किसी भी टाइप से कॉइल के अंदर करंट दौड़ाना है तो। यहां तक क्लियर? मतलब मोशन में कराना जरूरी है, तभी करंट दौड़ पाएगा, अदरवाइज मोशन जैसे ही रोक दोगे करंट बंद हो जाएगा दौड़ना। किसके अंदर? ये कॉइल के अंदर। चलिए भाई, तो अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, चलिए इसकी तरफ बढ़ते। तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ है एक्चुअल में चेंजिंग इन करंट की वजह से हुआ है। चेंजिंग इन करंट की वजह से मतलब क्या? देखो सेटअप समझो। इन्होंने क्या करे, सेम वही कॉइल जिसमें करंट दौड़ाना है उसको अपनी जगह पे रखे, और उसके बाजू में एक कॉइल और यूज करे जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब आप बोलोगे भैया पहले वाले में भी तो यही करे थे। हाँ जी, पहले वाले में भी यही करा गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, एक की कनेक्ट कर दी गई है। की क्यों कनेक्ट की गई?
कि जब आप बटन चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू करोगे तो क्या इसमें करंट वरी होगा बार बार? क्या करंट बार बार चेंज होते जाएगा? जब आप चालू करोगे तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे मतलब बंद करने के बाद धीरे धीरे करंट जाएगा। धीरे नहीं जाता है करंट, लेकिन देखो समझो, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली 5 एम्पेयर करंट एकदम से दौड़ जाएगा। करंट ऐसी दौड़ेगा ना, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 5 एम्पेयर ऐसा। तो वरी किया ना, मैं ये कह सकता हूं कि यार एक टाइम पे करंट बदला, फिर उसके बाद भले कांस्टेंट हो गया, लेकिन जैसे ही बटन बंद करोगे तो क्या एकदम से 0 हो जाएगा? नहीं, पहले 5 4 3 2 इस तरीके से होगा। क्लियर है? तो क्या चेंजिंग इन करंट हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या कि एक्चुअल में ये वाली कॉइल में हम लोगों ने बटन को यूज करे और ये वाली कॉइल दोनों को स्टेशनरी में रखा गया। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ये चीज थी कि पहली कॉइल जो थी वो अपनी जगह पे थी और बार मैग्नेट और जो दूसरी कॉइल थी वो मूव कर रही थी। वाले एक्सपेरिमेंट में किसी का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों स्टेशनरी पोजीशन पे यहां पे बनी हुई है। ये वाली जो कॉइल है स्पेसिफिकली, इसमें से बटन बंद चालू की जा रही है, जिस वजह से बार बार चेंजिंग इन करंट हो रहा है। और अगर चेंजिंग इन करंट होगा, दिमाग लगाना, अगर करंट बार बार कम ज्यादा हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही, क्या वो भी चेंज होगी बार बार? बिल्कुल। तो चेंजिंग इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज होगा और यही तो फिनोमिना है ईएमआई का, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड कराना। और ये बंद चालू कराने की वजह से होगा क्या कि इसमें चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट दौड़ने लग जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो उसको पॉज करके रीड कर सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि रिलेटिव मोशन कराना जरूरी नहीं है। भले ही दो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि यार नहीं रिलेटिव मोशन जरूरी है, तभी चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन याले एक्सपेरिमेंट ने ये कंक्लूड किया कि रिलेटिव मोशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो करंट को ही बार बार बंद चालू मतलब कम ज्यादा करो, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदल सकती है और करंट दौड़ सकता है। तो अगर आप चाहो तो इसको इत्मीनान से रीड कर सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब देखो यार, फराडे भैया ने एक्सपेरिमेंट करे तो यार अब लॉ तो देना जरूरी है ना, तभी तो समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंट कुछ काम का था। तो फराडे भैया ने ईएमआई के 3 लॉज दिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला लॉ एक्चुअल में बेसिकली ये कहता है कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक्चुअल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है। ये है पहला लॉ जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। सेकंड लॉ फराडे का बेसिकली ये कहता है कि जो पहले लॉ में बताया गया ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है एक्चुअल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। मतलब कि ये कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगर कम ज्यादा होता है तो वो एक्चुअल में इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी अफेक्ट करेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट आता है के और के की वैल्यू 1 होती है और साथ में माइनस भी आ जाता है। आखिर ये माइनस क्यों आ रहा है? तो इस माइनस के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। मेरे ख्याल से अभी आप लोग को यहां तक के चीजों को रखना है। तो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप बार बार एक चीज कह रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप इंड्यूस्ड करंट की तो बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये भी तो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना। याद रखना, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो फराडे के सेकंड लॉ ने तो बता दिया कितना ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो है -d∅dt। बट आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इंड्यूस्ड करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली आप जानते हो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग को पता है कि यार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I which is equal to V/R। और आप लोग जानते हो चैप्टर 3 में हमने पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में ईएमएफ के बराबर होता है। V को मैं रिप्लेस करके E लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और जो E की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करे वो थी -d∅dt, उसको आपको यहां पुट कर देना है। तो एक्चुअल में जो आपका इक्वेशन है वो बन जाएगा -1/r d∅dt। और मान लो कि अगर एक किसी स्पेसिफिक कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यार जो करंट की वैल्यू है या इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू है वो बन जाएगी -n/r d∅dt। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, इतना, और कितना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, इतना। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है फराडे का थर्ड लॉ। आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले याद है एक्सपेरिमेंट में मैंने समझाया था कि यार बार मैग्नेट जब करीब आ रहा था तो करंट का एक डायरेक्शन, दूर जा रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन। उसी जगह पे कॉइल जब करीब आ रही थी तो करंट का एक डायरेक्शन, दूर जा रहा था तो दूसरा डायरेक्शन। सेम जब एक स्पेसिफिक कॉइल को आपने स्टेशनरी में रखे थे और बटन बंद चालू कर रहे थे, जब आप चालू कर रहे थे तो करंट का एक डायरेक्शन, जैसे ही बंद कर रहे थे तो दूसरा डायरेक्शन।
ये डायरेक्शन कैसे पता करे भैया कि करंट का कौन सा है? तो एक्चुअल में इसके बारे में फराडे भैया ने हमको थर्ड लॉ के अंदर बताया। तो थर्ड लॉ एक्चुअल में करंट के डायरेक्शन को बताता है कि वो स्पेसिफिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुई है उसका डायरेक्शन क्या है, और इस स्पेसिफिक थर्ड लॉ को कहा जाता है लेंज लॉ। सो बेसिक फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूं लेंज लॉ होता क्या है। तो चलिए समझते हैं आखिर लेंज लॉ क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट इट प्रोड्यूसेस इट। बेसिक फॉर्म में समझो, बेसिक फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जो स्पेसिफिक कॉइल है, बार मैग्नेट जब कॉइल के करीब आएगा तो कॉइल उसको अपने तरफ आने नहीं देगी, और जब वो बार मैग्नेट उससे दूर जाने की कोशिश करेगी कॉइल से तो उसको दूर जाने नहीं देगी। क्लियर दोस्त? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फराडे लॉ एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा था। देखो भाई, फराडे लॉ एक्चुअल में आप लोग को डायरेक्शन बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ये दो केसेस समझ रहे हैं, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है, कि कौन सा रिलेवेंट रहेगा। तो देखो बेसिकली आप लोग के पास दो केसेस है, पहले हम लोग इस केस को समझेंगे फिर इस केस को। क्लियर दोस्त? इसमें ये समझेंगे कि कौन सा केस सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है करंट का डायरेक्शन। यहां पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो अगर करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं। क्लियर दोस्त? जब बार मैग्नेट करीब आ रहा है और दूर जा रहा है तब। क्लियर है? तो मान लो कि आप लोग का ये बार मैग्नेट है। क्लियर दोस्त? मान लिया आप लोगों ने? हाँ जी भैया मान लिए। मान लो ये बार मैग्नेट है। क्लियर दोस्त? मान लिए भैया। ये मान लो ये कॉइल है, मान लिए। अब देखो मैंने ये कहा बेसिकली जैसे ही ये बार मैग्नेट को आप लोग इसके करीब लेकर जाओगे, सीधी सिंपल बात, तो हमने ये कहे थे कि करंट दौड़ेगा। अब यार करंट दौड़ेगा, मान लो कि करंट इस तरफ दौड़ रहा है, तो अगर करंट दौड़ेगा तो कॉइल जो है उसके अराउंड में क्या मैग्नेट्स बनेंगे? बार मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव करता है ना करंट कैरिंग कॉइल। तो पोल्स बनेंगे, हो सकता है इधर नॉर्थ बने, इधर साउथ बने, हो सकता है इस तरफ साउथ बने, इस तरफ नॉर्थ बने। मान लिया हमने कि यार करंट इस फॉर्म में दौड़ रहा है, और अगर करंट इस तरफ दौड़ रहा है, इसके लिए आप लोग को राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि करंट का क्या डायरेक्शन है। आप ऑब्जर्व करें करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? इस तरफ। तो जैसे आप देख रहे होंगे क्या इस तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी? बिल्कुल बन रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस तरफ नॉर्थ पोल बनता है, उसके अपोजिट में साउथ पोल। तो हमने एक ऐसी कंडीशन ली है जिसमें कि हमने माने कि यार ये क्लॉकवाइज फॉर्म में करंट दौड़ रहा है और इसके वजह से यहां पे नॉर्थ और साउथ बन रहा है। अब आप बोलोगे भैया ये पहले से दौड़ रहा था क्या? नहीं, जब बार मैग्नेट उसको करीब लेकर आए, हम कहते हैं ना कि बार मैग्नेट को करीब लाओ तो करंट का कोई एक डायरेक्शन, तो हमने मान लिए अभी के लिए कि यार जैसे हमने बार मैग्नेट को करीब लेकर गए तो यार कॉइल इस तरीके से करंट दौड़ा रही है, और उसके वजह से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन रहा। अब थोड़ा सा लॉजिक फेस में चलते हैं। अगर मैं इसको इसके करीब लेकर जा रहा हूं और उस वजह से यहां पे नॉर्थ पोल नहीं साउथ पोल बन रहा है, और इस तरफ में बार मैग्नेट का साउथ पोल नहीं नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप एक बात बताओ, केस तो ये हो गया ना, फराडे का लॉ तो यहां पे वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि फराडे के लॉ में ये देखा गया था कि जब कॉइल को करीब लेकर जा रहे थे तो करंट का डायरेक्शन, दूर लेकर जा रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन। इस केस के अकॉर्डिंग क्या हो गया? जब आपने बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेकर गए तो बार मैग्नेट जो था कॉइल से चिपक ही गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों पोल्स यहां पे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, दूर ले जाने की तो कंडीशन ही नहीं रही ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये केस वॉयलेट कर रहा है, मतलब ये गलत तरीके से हम लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। चलिए मानते हैं दूसरे केस को जो आपको साइड में दिख रहा है। मान लो कि आपने बार मैग्नेट को करीब लेकर गए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले माने कि यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो क्लॉकवाइज में तो यहाँ पे ये सूटेबल नहीं रहा। इस बार एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सोचने की कोशिश करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से करंट दौड़ेगा, हाँ या ना। थंब का डायरेक्शन हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रही होगी, हाँ या ना। मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ से निकलती है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, उसके अपोजिट का साउथ पोल। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान देना, तो जब बार मैग्नेट करीब आ रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है कि कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दौड़ रहा है। क्लियर दोस्त? और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दौड़ रहा है मतलब क्या कि बार मैग्नेट जब उसके करीब जा रहा है तो कॉइल का नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आएगा तो करीब आने नहीं देगा, हाँ या ना। और फिर सेम केस, जब बार मैग्नेट को दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो होगा क्या? देखो फराडे भैया ने हमें एक्सपेरिमेंट में बताए थे कि जब बार मैग्नेट करीब आएगा तो करंट का एक डायरेक्शन, जैसे ही दूर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बार मैग्नेट करीब आ रहा था तो करंट का डायरेक्शन था, और जैसे ही बार मैग्नेट दूर गया तो कॉइल के अंदर कौन सा डायरेक्शन हुआ? पॉज करके बताओ, क्लॉकवाइज हुआ, हाँ या ना। और अगर इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले इस तरफ बन रही थी, क्या अब वो
इस तरफ बनने लग जाएगी और इस तरफ बनने की वजह से यहां पे साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। और जैसे ही बार मैग्नेट को आप दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो बार मैग्नेट को अपने आप ये कॉइल अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी। यही तो फंडा है दोस्त कि पास आएगा तो आने नहीं देगा, दूर जाएगा तो जाने नहीं देगा। कौन? कॉइल बार मैग्नेट को। यही लॉ कहलाता है लेंज लॉ। लेंज लॉ एक्चुअल में आप लोग को बताता है डायरेक्शन की, किस तरीके से करंट का डायरेक्शन बार मैग्नेट के करीब आने और दूर जाने पे हो रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। देखो जब वो उसके करीब आ रहा तो रिपेल कर रहा, अपने आप दूर, जैसे दूर जा रहा तो अपने आप। देखो ये एक मोशन बन गया अपने आप कंटीन्यूअस फॉर्म में। पहले वाले केस में क्या हुआ था? पहले वाले केस में हुआ था कि जैसे बार मैग्नेट करीब लेके गए चिपक गया, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म, करंट दौड़ेगा ही नहीं इसके अंदर, खेल खत्म। लेकिन याले केस में तो कंटीन्यूअस मूवमेंट अब चालू हो गया ना, जो एक बार चालू हुआ तो कंटीन्यूअसली चलता रहेगा। हाँ है ना, जब उसके करीब आएगा तो आने नहीं देगा, दूर जाकर जाने नहीं देगा, फिर खींचेगा, फिर भगाएगा, खींचेगा, भगाएगा। क्लियर दोस्त? इस तरीके से, इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझे कि एक्चुअल में इस फॉर्म में करंट दौड़ता है और इस फॉर्म में आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना, लेंज लॉ आपको हमेशा याद रखना है। आएगा तो आने नहीं देगा और जाएगा तो जाने नहीं देगा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ को। तो आखिर ये मोशनल ईएमएफ क्या है? लूज मोशन की वजह से नहीं, बहुत ही घटिया जोक दिया भैया। देखो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कहोगे कि भैया अभी पढ़ाए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कुछ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या, कौन सा टाइप का ईएमएफ है? एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले, एक ऐसे टाइप का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले जिसमें हम लोग करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी में रख देंगे। क्लियर है भाई? मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेंज कर रहे हम लोग, वो अपनी जगह पे वैसी की वैसी है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का मूवमेंट कराएंगे हम लोग। तो जब कंडक्टर का मूवमेंट होगा तो कंडक्टर पहले यहां था इस मैग्नेटिक फील्ड में, फिर अब यहां आ गया इस मैग्नेटिक फील्ड में, फिर यहां आ गया इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से क्या कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे? तो क्या कंडक्टर के अंदर करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ दौड़ेगा? बेशक दौड़ेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कंडक्टर के मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ के अंदर होता क्या है बेसिकली, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिकली यहां पे इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को रखना होगा। जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम लोग यू शेप्ड एक कॉइल रखने वाले। यू शेप्ड कॉइल दिख गई आपको, उसके ऊपर हम लोग रखेंगे एक रॉड को। क्लियर दोस्तों? हमने क्या करें, इस रॉड को रखे और बेसिकली कर क्या रहे हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मेरा हाथ कॉइल है और इसके ऊपर रखा हुआ है कंडक्टर। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे स्पेसिफिकली रॉड का मूवमेंट करा रहा हूं वी वेलोसिटी के साथ, खुद से मैकेनिकल पावर लगा के मैंने इसको धक्का मारा, वी वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ गया। क्लियर है? जैसे ये आगे बढ़ा तो इसमें चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ और इस वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट दौड़ने लग गया। ये हमें कैलकुलेट करना है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है और ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x है और थोड़ा सा नामकरण दे दे रहे PQRS, स्पेसिफिक रेक्टेंगल का नाम हो गया यहां से यहां तक के। क्लियर दोस्त? और v वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। आप लोग को मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब में से काफी सारे लोग कहोगे कि भैया इस कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या इस तरफ करंट दौड़ेगा या इस तरफ दौड़ेगा? चलो इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में इसको समझने के लिए राइट हैंड पाम रूल की जरूरत है। हमने क्या करे, मान लिया कि करंट नीचे आ रहा है इस फॉर्म में, मान लो कि करंट नीचे आ रहा है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, पाम जो है इसमें ये जो होता है आप लोग का, एक्चुअल में ये होता है करंट का डायरेक्शन। ये जो आप लोग को चारों पांचों उंगलियां मतलब मेरा फिंगर का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो जो मेरा पाम है जिस तरफ फेस कर रहा है वो एक्चुअल में फोर्स होता है। तो ध्यान देना, समझो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, हाँ या ना, एग्री करते हो? क्लियर दोस्त? फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है या इस तरफ लग रहा है? फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो मेरा जो थंब है वो मुझे बताएगा करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर मैं इस डायग्राम पे देखने की कोशिश करूं, आप लोग भी करने की ट्राई करो, जो आपका डायग्राम है उसको नीचे रखो, फिर चेक करो कि यार भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूं, तो करंट का ये डायरेक्शन मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूं, तो मतलब कंडक्टर के अंदर करंट इस तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। मुझे आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन देना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती रहती तो आप लोग को बताना है कंडक्टर का मूवमेंट इसी तरफ में, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा या इस तरफ, या आप मुझे बताइए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और उसी को इमोशनल ईएमएफ कहा जाता है। क्लियर दोस्त? जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालने के लिए तो हमारे पास फैराडे का दूसरा लॉ है, उसके मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालना होगा। ये फ्लक्स होता क्या है, ये होता है बी डॉट ए। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। यहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे फ्लक्स की जरूरत पड़ रही है, उसमें एरिया की भी जरूरत पड़ रही है। तो पहले काम करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ L और ये X, तो कितना हुआ एरिया,
L इंटू एक्स एरिया हुआ PQRS स्पेसिफिक रेक्टेंगल का। हमारे पास एरिया निकल गया। हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, अब आप बोलोगे भैया थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा मतलब डिपेंड कर रहा है कि एरिया किस तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर किस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और एरिया ऑफ वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी तरफ है, तो एंगल कितना बना 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हुआ 1 हुआ, हाँ या ना। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पे निकल के आई। अब यहां पे जो एरिया था उसकी वैल्यू यहां पे रख दी है, तो एक्चुअल में फ्लक्स कितना हो गया BLX। इसमें आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है वो तो यार आप लोग के ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार ये जो स्पेसिफिक आपका जो कंडक्टर था जैसे इसने मूवमेंट किया तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो 3 टाइम्स हो गई, या जब ये मूवमेंट किया तो यहाँ पे आके श्रिंक हो गया, बड़ा हो गया। भाई वो तो कांस्टेंट ही रहे ना, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे कंडक्टर आगे की तरफ मतलब मूवमेंट कर रहा है, अभी ये यहां था, अभी ये यहां हो गया, अभी ये यहां हो गया, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है तो ये x की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्या ये चीज वेरिएबल है, हाँ जी। तो एक्चुअल में x की वैल्यू वेरिएबल है, बाकी ये दो चीजें ये क्या है कांस्टेंट, ये नहीं बदलने वाले। क्लियर दोस्त, हमारे पास फाई की वैल्यू निकल गई है। हमें क्या करना है, बेसिकली इसको रख देना है फराडे भैया के दूसरे लॉ के अंदर। तो जैसे आप इसको यहां पे रखोगे तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ डी बाई डी टी BLX। अब भी मैंने आपको समझाया कि दो चीज कांस्टेंट है B और L, तो वो तो बाहर आ जाएंगे। कौन वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d बाई डी टी हो जाएगा x का। क्लियर है, तो यहां से ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूं सॉरी, जो इक्वेशन है वो बन जाएंगे d बाई डी एक्स। dx क्या है, x क्या थी, x मतलब लेंथ थी और t क्या है, टाइम है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। कितनी स्पीड थी, मतलब किस स्पीड के साथ भाग रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो क्या मैं d बाई डी टी को या dx बाई डी टी को v से रिप्लेस कर सकता हूं, वेलोसिटी से, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज बताना, जैसे जैसे ये इस तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी यहां पे आके ऐसा तो नहीं होगा नहीं फेंका जाएगा, नहीं ये यहां पे आके रुक जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा तो वेलोसिटी को नेगेटिव में हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो एक्चुअल में यहां पे आप देख रहे होंगे डी बाई डी टी को हम लोग को v लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग माइनस v लिख रहे हैं। क्लियर दोस्तों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से आपका मोशनल ईएमएफ निकल के आ जाएगा BLV। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कई बार आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप लॉरेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाओ मोशनल ईएमएफ को। तो बहुत ही इजी है। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स आप लोग को इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, मतलब 4th चैप्टर के अंदर आप लोग को कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला निकल के आता है FM विच इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। क्लियर दोस्त, और यहां पे जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब 90 डिग्री एंगल है। तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ पे, साइन 90। तो मैक्सिमम आप लोग को यहाँ पे लॉरेंस फोर्स की वैल्यू निकलेगी QVB, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, जब ये स्पेसिफिक कंडक्टर मूव कर रहा है तो कंडक्टर के अंदर तो करोड़ों चार्जेस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्जेस भी मूव कर रहे होंगे, चार्जेस भी अपना वर्क डन कर रहे होंगे, हाँ या ना। तो चलिए चेक करते हैं कि व्हाट इज दी वर्क डन ऑफ दैट मूविंग चार्जेस ऑन दी कंडक्टर, कितना होगा। वर्क डन निकालने के लिए आप लोग को सेकंड चैप्टर का एक फॉर्मूला है v विच इज इक्वल टू W बाई क्यू, उसको आप लोग को W विच इज इक्वल टू Q बाई V लिख दो, या Q इंटू V लिख दो सॉरी। तो V को आप लोग E से रिप्लेस कर सकते हो, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। E का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले देखे, BLV, हाँ या ना दोस्तों। तो ये जो Q है इसको अगर मैं नीचे ला दूं तो क्या W बाई Q कितना होता है, वो होता है V। तो वो हो जाएगा कितना, यहां से v, और v की वैल्यू को क्या मैं रिप्लेस करके e के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको v लिख रहा हूं और उसको रिप्लेस करके e लिख रहा हूं तो कोई गलत बात नहीं है। तो लॉरेंस फोर्स के थ्रू इस तरीके से आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा अजीब सा बोरिंग सा लगाऊंगा, क्या डेरिवेशन हुआ, लेकिन ऐसा ही है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन। जैसे आप लोगों ने अभी देखे कि इस तरीके से हम लोगों ने इसमें मूवमेंट करा है, तो एक किस्म का मैकेनिकल पावर लगा, और मैकेनिकल पावर के बाद फिर ये इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हुआ। तो क्या इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर यहाँ पे बराबर थे कि नहीं, आइए जानते। तो एक्चुअल में एनर्जी कंसिडरेशन होता क्या, इट इज द रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू द रॉड टू मेंटेन इटसेल्फ इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक्चुअल में मैकेनिकल पावर होता कितना, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक्चुअल में मैकेनिकल पावर की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है FV। यहां तक क्लियर है। अब आप बोलोगे भैया मुझे ना मैकेनिकल पावर निकालना है, तो आप लोग बोलोगे कि भैया ठीक है V की वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन ये F क्या है, फोर्स कैसे निकालेंगे। तो फोर्स को निकालने के लिए बहुत ही बेसिक फॉर्म में आप लोग को फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है F विच इज इक्वल टू IBL। अब आप बोलोगे IBL ठीक है भैया, लेकिन इसमें ना करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट निकाल लेते सबसे पहले। ओम्स लॉ जानते हो, I विच इज इक्वल टू V बाय R, V को E फॉर्म में लिख सकते तो E बाय R हो जाएगा, हाँ या
है ना, और ई की वैल्यू होती है BLV, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मोशनल ईएमएफ समझे, तो BLV बाय आर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू करंट की आ गई। इस करंट की स्पेसिफिक वैल्यू को आपको इस फोर्स पर रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जैसे आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, B 2 टाइम्स हो जाएगा, L 2 टाइम्स हो जाएगा, और फॉर्मूला जो है आप लोग का फोर्स का वो बन जाएगा ये वाला B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R। तो आप लोग का फोर्स निकल गया। बेसिकली आप लोग को इसमें पुट करना है, तो एक्चुअल में आप लोग को F की वैल्यू यहाँ पुट करना है, और जैसे आप लोग F की वैल्यू पुट करोगे तो एक्चुअल में आपका मैकेनिकल पावर निकल के आएगा B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। अब आप बोलोगे भैया V स्क्वायर 2 टाइम कैसे हो गया, ये भी तो एक V था ना, इस वजह से। हाँ है ना, F की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये V भी इसके साथ एड ऑन हो गया ये वाले फॉर्मूले के साथ। तो आप लोग का मैकेनिकल यहाँ पे निकल के आ गया कि जब आप लोगों ने V वेलोसिटी के साथ मैकेनिकल पावर लगाए थे तो वो कितनी थी, लेकिन जब वो मूव कर रहा था तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट हुई, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या मैकेनिकल पावर के साथ बराबर आती है कि नहीं, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते होंगे एक्चुअल में हो क्या रहा था, बेसिकली तो यही हो रहा था ना, जो आपने एनर्जी सप्लाई करे थे एक्चुअल में रॉड को इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल मीन, तो एक्चुअल में वो क्या कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिल्कुल हो रही थी, तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था ना। समझ में आया? जब तक अगर आप इसको खुद से मूव नहीं कराते तो क्या इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता? नहीं होता। अगर आप उसको स्टेशनरी में रखे रहते मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ नहीं होने वाला था। तो जब तक कि आप लोगों ने खुद से यहाँ पे पावर नहीं लगाए तब तक कि कुछ नहीं हुआ था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस चीज को भी चेक कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर जो है एनर्जी के फॉर्म में वो कितनी है, तो अगर मैं बात करूं आप लोग को एनर्जी के फॉर्म में पावर कितनी है, तो वो है VI, और आप जानते हो V को हम लोग E के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P विच इज इक्वल टू EI हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना, E की वैल्यू कितनी होती है, E विच इज इक्वल टू होता है BLV। तो एक्चुअल में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को रख दी है BLV, और जो करंट की वैल्यू आई थी आप लोग की एक्चुअल में जो थोड़ी देर पहले निकाले थे वो ये रही। तो इसकी वैल्यू और यहाँ पे E की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को आपको पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा B 2 टाइम्स L 2 टाइम्स और V 2 टाइम्स। तो यहां से आपका जो पावर की वैल्यू बन जाएगी एनर्जी के फॉर्म में वो बन जाएगी B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आई है और जो मैकेनिकल एनर्जी निकल के आई है, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, 2000% सेम है। समझ में आया सब लोग को? तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आई होप तुम लोग को अच्छे से क्लियर है यहाँ तक के सभी चीजें। तो इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करके रखता है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक के? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जिस तरीके से सोलेनॉइड दिखता है ना, उसी फॉर्म में बाई इंडक्टर भी होता है। क्लियर दोस्त? जैसे आप करंट दौड़ाओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, वही इंडक्टर है। अब ये इंडक्टर का फिनोमेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना इंडक्टर एक डिवाइस है। इंडक्टेंस वर्ड जब भी यूज होगा, इंडक्टेंस, तो याद रखना वो उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जिसपे इंडक्टर वर्क करता है। और जब भी आप लोग देखते हो इंडक्शन वर्ड यूज होता है, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब कि वो फिनोमेना जिसपे इंडक्टर वर्क करता है। समझ में आया? इंडक्टर डिवाइस है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, और इंडक्शन क्या है? वो फिनोमेना है जिसपे इंडक्टर वर्क कर रहा है। क्लियर दोस्त? तो हमें पढ़ना है यहाँ पे इंडक्शन के बारे में। इंडक्टेंस का फिनोमेना ये कहता है कि जितना ज्यादा आप करंट प्रोवाइड करते जाओगे उतना ज्यादा चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो इंडक्टेंस का फिनोमेना ये समझाता है कि यार जैसे जैसे आप लोग इस स्पेसिफिक इंडक्टर के अंदर करंट दौड़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे। क्लियर दोस्त? बेसिक सी बात है। अगर करंट कम दौड़ाओगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम प्रोड्यूस होंगे। तो इंडक्टेंस ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना करंट उसमें प्रोवाइड हो रहा है उसके। तो इसी के हिसाब से दो फिनोमेना यहाँ पे निकल के आता है। पहला होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिक फॉर्म में समझने की कोशिश करना, जिस करंट से वो पैदा हुआ उसी को बाद में वो अपोज करता है। मतलब क्या? जिस करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसी को वो बाद में अपोज करता है। कौन करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, फिर से सुनना, जिस करंट से वो प्रोड्यूस हुआ, कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को बाद में वो अपोज करता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बैक ईएमएफ। समझ में आया दोस्त? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल दैट इट रेजिस्ट और अपोज द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसके वजह से, उसी को कहा जाता है बैक ईएमएफ। तो जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर कुछ नया में नहीं होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर एक ही कॉइल यूज करी जाती है इस फॉर्म में। क्लियर दोस्त? इस फॉर्म में आप लोग को एक ही कॉइल बनानी रहती है। मैं इस तरह बना दूं क्या? चलो मैं इस तरह बना देता हूं। तो जब भी आप सेल्फ इंडक्टेंस का डायग्राम बनाओगे तो आप लोग को कॉइल बनाकर आना जरूरी है। क्लियर दोस्तों? और इस तरीके से करंट का उसमें डायरेक्शन बता देना। इस तरीके से करंट का डायरेक्शन, इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, और एक काम करना, एक छोटा सा इस तरीके से डिनोशन भी दे देना कि इस तरफ बैक ईएमएफ आने वाला है। क्लियर दोस्त? ये डायरेक्शन किसका? बैक ईएमएफ का। क्यों? क्योंकि जिस करंट से वो प्रोड्यूस हुआ, कौन?
एक्चुअल में बैक ईएमएफ जिस करंट से प्रोड्यूस हुआ उसी को वो अपोज कर रहा है। क्लियर दोस्तों? तो एक डायग्राम जरूर बना के आना। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर एक ही कॉइल यूज होती है। क्लियर भाई लोग? तो एक्चुअल में हम लोग निकालने के वाले, हमें ये पता करना है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है। उसका नाम क्या कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले? बैक ईएमएफ। उसको हम पता करेंगे। चलिए भाई, तो कैसे करें? आप सभी लोग जानते हो इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के। हाँ या ना? जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं एल, और उसे ही कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। और एल की वैल्यू कितनी होती है? फाई बाय आई, या मैं कह सकता हूं एन नंबर ऑफ टर्न्स है उसके लिए कितना हो जाएगा? एल विच इज इक्वल टू एन बाय आई। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो चुका है। इसी को हम लोग को फर्दर सॉल्व करते हुए चलना है। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो आई की वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी n5 विच इज इक्वल टू एल आई। बेसिकली करने क्या वाले, बोथ साइड हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे फाई है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के तो क्या ये ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू ही तो निकालना है। देखो बोथ साइड हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिए, एन की वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, यहाँ पे एल खुद एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कौन बनेगा? आई का यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे फाई का बनेगा। क्लियर दोस्त? तो इक्वेशन आप लोग की कुछ इस फॉर्म में दिख रही है, एन डी फाई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी। क्लियर दोस्तों? जैसे आप सभी लोग जानते हो इसकी वैल्यू ई के बराबर होती है क्या? लेकिन ई की वैल्यू यही होती है, अच्छे से देखना, E विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये माइनस भी तो आया ना, अगर मैं कहूं डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू ई, नहीं माइनस ई, बिल्कुल सही। तो इसको रिप्लेस करके मैं माइनस ई रख दूंगा। तो जैसे मैं इसको रिप्लेस करके माइनस ई रख दूंगा, तो जैसे मैं इसको रिप्लेस करके माइनस ई रख दूंगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ले रहा हूं। अब ये मत बोलना कि भैया ई विच इज इक्वल टू तो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, एन नंबर ऑफ टर्न के लिए एन आ जाता है। तो इस वजह से एन डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस करके मैं ई लिख दूंगा, नहीं माइनस ई लिखूंगा, और ये माइनस उस तरफ चल जाएगा और आप लोग के पास पता चल जाएगा बैक ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के केस के अंदर निकल के आता है। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी एक छोटी सी कि भाई इसको पॉज करके पढ़ लो, बैक ईएमएफ क्या होता है। क्लियर है भाई? इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकल के आता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में बताओ। तो बेसिकली मुझे पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर? वो होती है कितनी? म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ये फोर्थ यूनिट के अंदर आपको फॉर्मूला दिखेगा सोलेनॉइड के अंदर। क्लियर है? तो ये दोनों केसेस आप ले सकते। हमें बेसिकली निकालना क्या है? हमें बेसिकली निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू एक सोलेनॉइड के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू क्या आएगी वो पता करना है। तो अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसके लिए सबसे पहले आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना पड़ेगा सोलेनॉइड के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो हो रहे बी ए। अब ये बी ए तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही भैया? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पूछते हो तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। आप लोग को स्मॉल एन वाले फॉर्म में नहीं रखना है, कैपिटल एन वाले फॉर्म में रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये आपको आगे समझ में आने वाला है कि क्यों रख रहे हैं। तो आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला रखना है। तो देखो आपने ये वाला फॉर्मूला रख दिया, जैसे आप लोगों ने रखे इसके बाद बेसिकली करना क्या है? बोथ साइड एन से इंटू कर देना। इधर से भी, अरे अरे भाई भाई, इधर भी आपने एन से इंटू करे, इधर भी आपने एन से इंटू करे। क्यों करें? पहले से तो यहाँ एन था, कर दो यार, इधर भी एन से इंटू करो, इधर भी करो। क्यों कर रहे हैं? ध्यान देखना। ये क्या बन गया? एन फाइव विच इज इक्वल टू ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझे थे, अगर तुम वापस से आते हो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, तो एक इक्वेशन बनी थी ये एन फाई की वैल्यू किसके बराबर थी? एल आई के। तो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो मैं ये कह सकता हूं कि एल आई की वैल्यू इसके बराबर होगी। बिल्कुल सही। और यहां से अगर मैं आई को आई से उड़ा देता हूं तो मेरे पास क्या एल की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल सही। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट एन 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 का स्क्वायर ए बाय एल। तो इसे ही कहा जाता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। और अगर मान लो कि जो स्पेसिफिक यहाँ पे कोर है वो एक ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है जिसकी परमिएबिलिटी जो है वो म्यू है। क्लियर दोस्त? मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जानते हो म्यू विच इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो आप लोग इसको इससे रिप्लेस करोगे और इक्वेशन कुछ ऐसी बना दोगे, बस और कुछ नहीं है। क्लियर दोस्त? चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आइए जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक गर्लफ्रेंड वाला फिनोमिना है। मतलब ये कि गर्लफ्रेंड पे जितना पैसा बॉयफ्रेंड उड़ाएगा उतना ज्यादा वो खर्चा करेगी। अगर वो खर्चा नहीं कर रही इसका मतलब कि बॉयफ्रेंड ने उसको पैसे नहीं दिए। क्लियर दोस्त? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर होता क्या है? बेसिकली आप लोग यहाँ पे दो कॉइल यूज करते हो, कॉइल 1 कॉइल 2।
तो याद रखना यहाँ पे जो कॉइल 2 है इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, कॉइल 1 के अंदर बैटरी कनेक्टेड, बैटरी के कनेक्ट होने की वजह से करंट दौड़ेगा। हाँ जी, फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर करंट दौड़ा I1 जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए, बिल्कुल सही बात। तो हम जानते हैं कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाजू वाली कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होंगे और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुए तो क्या इसके अंदर भी करंट दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। यही तो समझे थे ना अभी थोड़ी देर पहले फैराडे लॉ में। तो मुझे एक बात बताना, सेकंड कॉइल के जो फ्लक्स है मतलब φ2 जो है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक्चुअल में डिपेंड कर रहे हैं पहली कॉइल के करंट पे। जितना ज्यादा ये करंट बढ़ा होता जाएगा उतना ज्यादा इसमें फ्लक्स दौड़ेंगे, जितना ज्यादा ये कम हो रहा है इसका मतलब कि करंट की वैल्यू कम आ रही है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जितना ज्यादा बॉयफ्रेंड खर्च करेगा उसकी गर्लफ्रेंड पे उतना ज्यादा वो खर्चा करेगी। अगर वो खर्चा कम कर रही है मतलब बॉयफ्रेंड ही पैसे नहीं दे रहा है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? हाँ जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडक्टेंस का फिनोमिना तो होता है φ which is equal to I, लेकिन यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में φ2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के। समझ में आया? मतलब ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है पहली वाली कॉइल के करंट के। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो यहां पे कितना आ जाएगा? M आ जाएगा और M को ही कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर दोस्त? तो हम लोग बेसिकली यहां से कैलकुलेट करने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। याद रखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल यूज होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल यूज होती है। क्लियर दोस्त? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे दो कॉइल यूज हो रही, मान लिए पहली वाली कॉइल के वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, अच्छा उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ? बेसिक सी बात है जो सोलेनॉइड में होता है म्यू नॉट एन आई, लेकिन पहली वाली कॉइल में कितना हुआ? B1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पहली वाली कॉइल के और करंट पहली वाली कॉइल का। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस हुआ। एग्री करते हो? हमें क्या निकालना है? M की वैल्यू कि कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने जैसे पहले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने फ्लक्स की वैल्यू निकाले थे सेम यहां पे भी निकालेंगे, लेकिन यहां पे याद करने की कोशिश करना कौन सा फ्लक्स लेंगे। दिमाग लगाओ जरा। फ्लक्स लिया जाएगा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सेकंड वाले फ्लक्स के लिए कितना फॉर्मूला बन जाएगा? सेम वही म्यू नॉट विच इज इक्वल टू BA, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न है तो n भी लगा दो, ऐड कर दो। क्लियर दोस्त? लेकिन आप अच्छे से ऑब्जर्व करना जो सेकंड वाली कॉइल का जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? पहली वाले कॉइल के करंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे B1 लिए ना कि B2। यहाँ पे एरिया A और n नंबर ऑफ टर्न्स। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे ये n कौन सा है? एक्चुअल में ये जो कैपिटल N है ये सेकंड नंबर की कॉइल की बात कर रहा है क्योंकि इसके फ्लक्स की बात हो रही है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली अगर आप में से कोई भी कहता है कि इस n की वैल्यू क्या होगी, इस n की वैल्यू होगी n विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा N2L। क्लियर दोस्त? ये कैसे आया? अरे N2 विच इज इक्वल टू N बाय L ना। क्लियर दोस्त? तो यहां से हम लोग इस पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये वैल्यू रही यहाँ पे, ये एरिया रहा यहाँ पे, और जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये रही मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये वाली आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुट करे। और जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो होता है φ बाय I। क्लियर दोस्त? तो यहाँ पे I1 जो है इसको यहाँ पे नीचे ला लो, φ2 बाय I1 हो जाएगा और ये स्पेसिफिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब आप बोलोगे φ2 बाय I1 ये क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो जो M की वैल्यू है वो बन जाएगा μ2 अपॉन I1। क्लियर दोस्त? और इस स्पेसिफिक इक्वेशन को आप लोगों ने इससे रिप्लेस कर दिए तो M की वैल्यू आपकी स्पेसिफिकली ये निकल के आ गई। और यहां पे जो N2 N1 है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? N2 को N1 बाय L, N2 को लिख सकता हूं N2 बाय L। बिल्कुल सही। तो उसको आप लोग इस फॉर्म में लिख दो। जैसे आप उस फॉर्म में लिखोगे तो एक L से एक L काट देना, आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा बेसिक सी बात कि अगर आप लोग का यहाँ पे मतलब कि मीडियम एयर है तो ये फॉर्मूला बनेगा, और अगर कोई स्पेसिफिक दूसरा मीडियम है तो उसके लिए बस यहाँ पे म्यू की विच इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट म्यू आर। क्लियर दोस्त? इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैग्नेटिक मटेरियल बदलने की वजह से यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे। तो होप सो आप लोगों ने सारे टॉपिक को अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके बाद आप लोग को बेसिकली यार बस अच्छे से रिवाइज करना है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लेना है, वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।